वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 9 जुलाई 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही आप टार एजुकेशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन सभी से जुड़ सकते हैं। वहां भी आपको सभी नए पुराने लिंक्स एक साथ मिलते रहेंगे। क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास पूरा अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास यदि परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टार एजुकेशन का सहयोग करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, विच इंडियन फीमेल क्रिकेटर हैज टॉप्ड ODI रैंकिंग्स रिलीज्ड बाय द ICC रिसेंटली। हाल ही में ICC के द्वारा जारी एक दिवसीय रैंकिंग में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है मिताली राज। मिताली राज अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 8वीं बार यह जो इस प्रकार की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। एक अच्छी रिकॉर्ड है इनके नाम। वनडे जो होता है ODI रैंकिंग, एक दिवसीय जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो इसी में भारतीय महिला क्रिकेटर ये मिताली राज जो हैं शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट किसके द्वारा आयोजन कराया जाता है? तो ये ICC, ये इसी का यहाँ दिया गया है। ICC के द्वारा आयोजित कराया जाता है क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर दुबई, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में है। इसका ये दुबई जो है UAE का राजधानी नहीं है। बहुत लोग इसको राजधानी मान के चलते हैं। इसकी राजधानी अबू धाबी है। दुबई जो है इसका एक शहर है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। और ICC की स्थापना 15 जून 1909 में चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और CEO मनु साहनी हैं, जो कि एक भारतीय हैं। इसी के साथ ये भी देख लेते हैं, भारत में क्रिकेट का आयोजन कौन कराता है? रेगुलेटर भी बोल सकते हैं इसको। तो अपना ये देश में है BCCI अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1928 में प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं, जिनको दादा के नाम से भी जानते हैं, और सेक्रेटरी जय शाह हैं, और ये वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं। चलिए, तो ये रहा एक्स्ट्रा फैक्ट। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंशुला राव, ये भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ये हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। सॉरी, नहीं, ये इसको मिताली राज के बारे में ये मैं बता रहा हूँ। फिर से सुनिए, अभी जो मैंने बोला, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, वो भी रिकॉर्ड ये मिताली राज के ही नाम में है। और ये अभी ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिताली राज ही हैं। ये आपको क्लियर हो गया है। चलिए, अब अंशुला राव के बारे में देखते हैं। हाल ही में डोपिंग टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर ये अंशुला राव हैं। ये डोपिंग टेस्ट में हाल ही में फेल हो गई थी, और ये मध्य प्रदेश से ऑलराउंडर महिला क्रिकेटर हैं अंशुला राव। तो ये डोपिंग टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। शेफाली वर्मा, ये हाल ही में महिला क्रिकेटर खिलाड़ी यही शेफाली वर्मा टेस्ट मैच डेब्यू जिसको फर्स्ट दिन जिनका किसी प्लेयर का उस खेल में होता है उसको डेब्यू बोलते हैं, बहुत लोग जानते ही होंगे। तो टेस्ट मैच के डेब्यू में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड ये शेफाली वर्मा हाल ही में बनाई हैं। और अदिति अशोक, ये हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई होने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर हैं। तो ये इस प्रश्न से देखिए, ये एक्स्ट्रा फैक्ट ये सभी हो गए, और ऑप्शन से भी आपको इतने फैक्ट्स मिले। और मैं समझता हूँ आप लोग को ये बाउंस ओवर तो नहीं किया होगा, आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने देखा, ये आपके परीक्षा उपयोगी रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा बालू का किला, जिसको इंग्लिश में सैंड कैसल बोलते हैं, का निर्माण हुआ है? तो ये हुआ है डेनमार्क में।
डेनमार्क में विश्व का सबसे बड़ा, ये शब्द लग गया है तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जरूर परीक्षा में आने की पूरी संभावना होती है इसकी। तो विश्व का सबसे बड़ा बालू का किला, जिसको इंग्लिश में सैंड कैसल बोलते हैं, ये निर्माण डेनमार्क में हुआ है। तो डेनमार्क में हुआ है। यहाँ और कुछ फैक्ट्स है, ये है 21.16 मीटर के इस बालू का किला ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि इस अब तक का सबसे बड़ा है विश्व में। और यह बालू का किला जो है डेनमार्क के ब्लोखुस एक शहर है, वहीं पे बना है। तो आपको डेनमार्क या ब्लोखुस ये कोई भी ऑप्शन में रह सकता है, तो आप दोनों ध्यान देते रहेंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है ब्लोखुस के बारे में पूछा जाए तो ये डेनमार्क में एक शहर है, वहीं पे ये बना है विश्व का सबसे बड़ा बालू का किला। डेनमार्क में बना है, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, करेंसी डेनिश क्रोन। अब चलिए, ये ऑप्शंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा। पुर्तगाल में विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल का निर्माण, ये हमको लगता है अप्रैल की बात है, ये शायद हाँ मार्च अप्रैल की बात है, तो ये लेटेस्ट न्यूज में ही इसको माना जाएगा, क्योंकि अभी तक का ये विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल बना है पुर्तगाल में। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा हैं, प्रेसिडेंट मार्सेलो रेबेलो डी सूजा हैं। चलिए, सिंगापुर हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म बनाने का घोषणा किया है। ये सिंगापुर ने विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म बनाने का घोषणा सिंगापुर ने किया है। बोत्सवाना, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, यहाँ पे फिर से सुनिए, बोत्सवाना में हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा प्राप्त हुआ है बोत्सवाना में, तो ये भी न्यूज में रहा था। तो ये सब फैक्ट्स रहे दूसरे प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। AFC महिला एशियाई कप 2022 कहाँ आयोजित करने का घोषणा किया गया है, तो ये पुणे में। एक्चुअली में केवल पुणे ही नहीं, आइए देखिए यहाँ देखते हैं, पुणे और मुंबई दोनों जगह किया है। देखिए, AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022, अभी बहुत दिन है इसमें वैसे, तो 2022 में मुंबई और पुणे में आयोजित किया जाएगा। तो ये वेन्यू से संबंधित प्रश्न है। मुंबई और पुणे में AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। AFC का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, क्योंकि केवल AFC पढ़ा के चल दिया जाए तो काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूजन में ही रह जाएंगे। तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC का मतलब होता है। और चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। गोवा क्यों न्यूज में रहा है? गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन 2021 संस्करण, फिर से सुनिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ करने का घोषणा हुआ है? तो ये गोवा में, और ये लगभग गोवा में ही हमेशा होता है। तो गोवा में होगा 2021 का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। और IFFI इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अर्थात इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। कुछ बातें और जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का यह 52वां संस्करण है, जिसका आयोजन 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में किया जाएगा। और एक और बड़ी फैक्ट इसमें यह है कि भारतीय सिनेमा के जाने माने हस्ती सत्यजीत रे के जन्म शताब्दी के अवसर पर इस वर्ष से एक नया पुरस्कार, जिसका नाम है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसका शुरुआत किया जा रहा है। देखिए, ये पुरस्कार इस बार सबसे पहले किसको मिलता है? और इसका आयोजन जो है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कल ही कैबिनेट में मंत्रियों में फेरबदल हुआ है, जिसको हम आज ही के क्लास में नीचे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊंगा कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय कौन है, क्योंकि नीचे मैंने दिया ही है, तो वहीं पे डिटेल में उसको चर्चा करेंगे। बने रहिए आज के क्लास में। चलिए, फ्रांस ये न्यूज में क्यों रहा है? तो हाल ही में 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन फ्रांस में हुआ है, ग्वालियर। यहाँ पे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये ग्वालियर में हुआ। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न से भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको इतने मिले, पसंद आई होंगी। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने निष्ठा प्रोग्राम को लागू करने में पहला स्थान हासिल किया है? का सही जवाब है जम्मू कश्मीर। अब कुछ लोग कहेंगे ये राज्य थोड़ी है, तो केंद्र शासित राज्य है ना। चलिए, तो निष्ठा प्रोग्राम को लागू करने में पहला स्थान हासिल किया है जम्मू कश्मीर ने। निष्ठा का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये होता है निष्ठा का फुल फॉर्म। इसी से समझ में आ गया होगा क्या योजना है आपको। और जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है, उसका बारे में देख लेते हैं। उपराज्यपाल JNK में कौन है? मनोज सिन्हा। और राजधानी जम्मू कश्मीर का 2 होते हैं, जम्मू विंटर सीजन के लिए, श्रीनगर समर सीजन के लिए।
अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। झारखंड क्यों न्यूज में रहा है, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में पहला स्थान झारखंड को प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश और इस चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान हासिल किया है। कर्नाटक आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने में पहला स्थान कर्नाटक ने प्राप्त किया है। तो देखिए जैसा प्रश्न वैसा ही ऑप्शन ये मैं सेट करके लाता हूँ, जिससे कि आपको हाल फिलहाल के लेटेस्ट करंट अफेयर जो पिछले क्लासों में कराया जा चुका है उसको रिवीजन आपके लिए कराया जा सके। तो समझ सकते हैं इस तरह से प्रश्न, उसी तरह से ऑप्शंस, एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसको कलेक्ट करने में कितने एफर्ट्स और कितने मेहनत ये करने होते होंगे। तो आपसे बस अपेक्षा यही हम लोग करते हैं कि आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों, ग्रुप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें, बताएं, ताकि लोग जुड़ें। क्योंकि जो लोग एक बार जुड़ जाएंगे, हमें अपने आप पर इतना भरोसा है कि लोग एक बार जब जुड़ जाएंगे क्लास से, दोबारा उनको बताना नहीं पड़ेगा कि दोबारा फिर से आना भी है, वो खुद अन्य लोगों को लाएंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसको हिंदी में मैंने नहीं रखा क्योंकि सभी पेपर्स में, ये न्यूज़ चैनल्स पेपर्स में इंग्लिश में ही था, और इसको हिंदी में करने पर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता। इंग्लिश में ही ये ठीक है, प्रोनाउंसिएट करने में भी आसानी होगा। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, कौशिक बसु को। कौशिक बसु एक भारतीय अर्थशास्त्री और कर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। कौशिक बसु जो हैं, काफ़ी ये इनके नाम योगदान है कई सारे एक्टिविटीज़ में। देखिए कौशिक बसु जो हैं 2012 से 16 तक विश्व बैंक में, देखिए कितना बड़ा ये संस्था में, विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया है। और वे 2009 से 2012 तक भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। और ये हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो है हम्बोल्ट फाउंडेशन, जो कि बॉन जर्मनी में है, के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये किसे मिला है, कौशिक बसु। अब चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। पी साईनाथ, इनको हाल ही में फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार पी साईनाथ को। पी साईनाथ एक प्रख्यात पत्रकार हैं और फुकुओका जापान का एक शहर है, और उसी पर यह आधारित है। फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष एशियाई संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को जापान सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस बार ये पी साईनाथ को प्रदान किया गया है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार। समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट ये ऑप्शन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, ये इनको हाल ही में कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से। ये डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा एक उड़िया कवि हैं, और यह पुरस्कार जो है प्रसिद्ध कवि कुवेम्पू की याद में वैसे साहित्यकारों को जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में अपने योगदान दिए हों, उसी को यह पुरस्कार दिया जाता है, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इस बार दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को। आर.के. सभरवाल, इनको हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, इसी से सम्मानित किया गया है आर.के. सभरवाल को। और आर.के. सभरवाल जो हैं एक इंजीनियर्स हैं, पहले से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी हैं। और इनको यह पुरस्कार, मंगोलिया का सर्वोच्च पुरस्कार जो है, इसलिए दिया गया है कि मंगोलिया में सबसे पहली तेल रिफाइनरी लगाने में इनका अहम योगदान रहा था। इसी कारण मंगोलिया सरकार ने वहाँ का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है, तो वीरभद्र सिंह। हिमाचल प्रदेश में ये सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। इन लोगों को आप पहचानते भी होंगे अच्छे से। कुछ क्लास के बाद मैं कोशिश करूंगा जहां ज़रूरी है वहां इमेज भी मैं क्वेश्चन के साथ यहाँ अटैच करूं, जिससे कि आपको वो और आसानी हो। जैसे अभी यहाँ हमने बोला कि इनको आप लोग पहचानते होंगे, तो ये फ़ोटो रहती तो आसानी हो जाती। ये फ्लिपकार्ट का ऑफ़र है, नीचे मैं लिंक दूंगा आप लोगों को। चलिए, तो ये वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हो गया है। हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला, एक दो ठो है, शिमला समर सीजन के लिए, धर्मशाला विंटर सीजन के लिए। तो और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, और गवर्नर ये हाल ही में अभी जो
कल या परसों हम लोगों ने चर्चा किया था ना, ये 8 राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया है। तो उसमें हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी चेंज हुए हैं, अब हैं बंडारू दत्तात्रेय। इससे आप लोग अपडेट हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। अब वो जो 8 ठो नए राज्यपाल बनाए गए हैं उसका चर्चा हम लोग 1-2 दिन कंटिन्यू कर लेंगे ये क्वेश्चंस के अलावा, जिससे कि आप लोग को वो अपडेटेड हो जाए, क्योंकि पहले से जो भी राज्यपाल हैं वो सभी लोग को लगभग माइंड में होगा ही। ये बदल गए हैं तो इनको फिर से थोड़ा माइंड में शिफ्ट करना होगा। रोज़ हम लोग एक बार उसको 1 मिनट लगेगा, चर्चा कर लिया जाएगा। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। दिलीप कुमार, इनका भी, ये कौन थे तो जाने माने बॉलीवुड अभिनेता थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये कल परसों ही हुआ है। तो इनका भी निधन हो गया है बॉलीवुड अभिनेता का। उनको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पाकिस्तान का एक पुरस्कार है पाकिस्तानी निशान ए इम्तियाज इत्यादि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका था बोल सकते हैं, क्योंकि अब तो नहीं रहे। और उनकी पहली फिल्म जो है 1944 में ज्वार भाटा के रूप में आई थी। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। चलिए तो और केवी संपत कुमार, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन थे तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये अभिचुरी। विश्व के एकमात्र संस्कृत भाषा में मुद्रित अखबार जिसका नाम है सुधर्मा के संपादक थे ये केवी संपत कुमार, उन्हीं का निधन हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। विश्व का एकमात्र संस्कृत भाषा में मुद्रित अखबार जिसका नाम है सुधर्मा, उसी के ये संपादक थे, निधन हो गया। चलिए सूरत सिंह माथुर, ये स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल्द ही जारी होने वाली पुस्तक ऑपरेशन खुकरी, ये पुस्तक का नाम है देखिए, ऑपरेशन खुकरी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन आर्मी ब्रेवेस्ट, यहाँ पे ब्रेवेस्ट होगा, पीस कीपिंग मिशन के लेखक कौन है, कम से कम इतना याद रखेंगे, ऑपरेशन खुकरी। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है तो राजपाल पुनिया के द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में देखिए क्या है ये पुस्तक में। तो मेजर जनरल राजपाल पुनिया अपने इस पुस्तक में 200 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों की भारतीय सेना के सफल बचाव अभियान के बारे में बताया है, जिन्हें वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वहां की सरकार की मदद के लिए सियरा लियोन भेजा गया था। इसी का चर्चा इस पुस्तक में राजपाल पुनिया ने किया है। क्या नाम है पुस्तक का, ऑपरेशन खुकरी, कम से कम इतना याद रखेंगे आप लोग। चलिए धवल कुलकर्णी, ये इन्होंने भी हाल ही में एक पुस्तक लिखा है। क्या नाम है, नथुराम गोडसे द स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। इसके लेखक हैं धवल कुलकर्णी। इस पुस्तक में महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है, जो कि नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिंदु रिक्त सीमा पर महात्मा गांधी अपने बापू मतलब हम लोग के बापू, वो तो उसके बापू रहते तो मारता ही नहीं, महात्मा गांधी को 3 बार सीने में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया उनको उस समय। चलिए और डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा, इन्होंने भी हाल ही में एक पुस्तक लिखा है, बी नंबर ऑप्शन, चलिए ठीक है, डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है जनक सुता सुत शौर्य। इस पुस्तक में उत्तर रामायण के बारे में सरल और सहज काव्यात्मक चर्चा किया गया है। और ये महत्वपूर्ण पुस्तक इसलिए है कि इसका विमोचन मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। क्या नाम है पुस्तक का, जनक सुता सुत शौर्य, डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा ने लिखा है। चलिए अशोक चक्रवर्ती, इनके द्वारा एक पुस्तक है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। ये पुस्तक अशोक चक्रवर्ती ने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बारे में बताते हैं तब आपको समझ में आएगा। स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। इस पुस्तक में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में जो आपातकाल लगाया गया था उसी का चर्चा किया गया है। और ये जो आपातकाल था भारत के सबसे काले दिनों में से एक माना जाता है। और इस आपातकाल के लिए भारतीय संविधान की धारा 352 का उपयोग किया गया था। ये अलग से एक प्रश्न है। इस आपातकाल के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेटिंग दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि क्लास थोड़ा फास्ट में कराया जाता है। एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग तो काफ़ी स्लो करता हूं, तो क्लास जो है 1 घंटा से भी ऊपर का हो जाता है। तो उसको मैं स्पीड को थोड़ा मिक्सिंग करते वक्त इंक्रीज करता हूं स्पीड को, जिससे कि क्लास का ड्यूरेशन जो है कम हो। तो उसके बावजूद भी आपको अगर क्लास यदि
जिनको फास्ट लगता है तो उसमें क्या परेशानी है, यूट्यूब के वीडियो पर ऊपर में क्लिक करेंगे आप, सेटिंग आएगा, उसमें वीडियो प्लेबैक स्पीड जो है वहाँ आप कम कर लें अपने अनुसार, जितना कम करना हो, और जिनको स्लो लगता है वो फास्ट कर लें, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें तो ये चीज़ तो आपको जानकारी ऑलरेडी होनी चाहिए। इतना बड़ा स्मार्टफोन लेकर आप चला रहे हैं और इतनी छोटी सी जानकारी अगर नहीं है तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। अपडेटेड रहिए सभी जानकारियों से। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स के द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 10% लगाया है। और फिच रेटिंग अमेरिका और लंदन बेस्ड रेटिंग एजेंसी और वित्तीय सर्विस प्रदाता कंपनी है। ऐसा पूछा जाता है फिच रेटिंग कहाँ का है, तो ये अमेरिका और लंदन बेस्ड रेटिंग एजेंसी है। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। 9.6% ये किसके द्वारा एस्टिमेटेड है भारत का जीडीपी? तो ये इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, जिसे शॉर्ट में INRA बोलते हैं, उसके द्वारा ये वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ही विकास दर, भारत का विकास दर का अनुमान लगाया गया है 9.6%। देखिए दोस्तों, ये जो है आज जैसे डेट है, हम लोग जिस दिन क्लास ये कर रहे हैं, रिकॉर्ड किए हैं, वो 9 जुलाई 2021 है। तो 9 जुलाई 2021 तक जो भी अपडेटेड डाटा है, ये सबसे लेटेस्ट वाला जो है वही मैं रखा हूँ। ये ऐसा ना हो कि आप कभी किसी पेपर में या किसी भी अन्य करंट अफेयर्स पोर्टल्स पर पढ़ें और वहाँ पे डाटा आपको दूसरा दिखे। तो ये क्योंकि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या हर महीने सभी रेटिंग एजेंसियाँ भारत का विकास दर चेंज करते रह रही हैं। तो मैं जो ये डाटा आज 9 जुलाई 2021 को लाया हूँ, सबसे लेटेस्ट वाला है। हो सकता है कल ही कुछ और बदल जाए, तो ये आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 जुलाई 2021 को, तो इस डेट तक ये अपडेटेड है। इसके आगे आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है चेंज हो जाए या आपको पुराना डाटा दिखे, तो उसके लिए आप समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये 9.5% ये S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है। और S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जो है एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी है। 8.3 ये हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का विकास दर का अनुमान 8.3 लगाया है। तो ये फैक्ट्स रहे इसमें। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में जाने माने भारतीय हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? तो ये केशव दत्त का निधन हो गया है। ये भारत के जाने माने भारतीय खिलाड़ी थे। न्यूज में आया है तो मैंने रख दिया है। हो सकता है कुछ लोग को लगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आज के समय में जो सिनेरियो है एग्जाम्स लेवल का, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो आप सभी चीज़ों से अपडेट रहें। चलिए, तो भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे केशव दत्त, इनका निधन हो गया। और सबसे बड़ी बात कि केशव दत्त 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और 1948 के ओलंपिक में भारत की तरफ से इन्होंने भाग लिया था। चलिए, रिचर्ड डोनर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये हॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता थे, उनका निधन हुआ है। नाम है रिचर्ड डोनर। इनका जन्म 1931 में न्यूयॉर्क में एक यहूदी माता पिता के यहाँ हुआ था। और एक फिल्म है सुपरमैन, इसको सभी लोग मैक्सिमम लोग देखे भी होंगे और या सुने होंगे। तो सुपरमैन हॉलीवुड फिल्म जो है का डायरेक्शन निर्देशित इन्हीं के द्वारा है। इन्हीं यही उसमें डायरेक्टर थे। M प्रसन्न, ये भारतीय फुटबॉलर थे प्रसिद्ध, इनका भी निधन हो गया है। M प्रसन्न ये भी फुटबॉलर थे। युआन लॉन्ग पिंग, ये चीन के वैज्ञानिक और हाइब्रिड धान के जनक कहे जाने वाले ये लुआन पिंग, इनका भी निधन हो गया है। ये तो याद ही होगा आप लोग को, काफ़ी चर्चा पीछे किया जा चुका है इसका। चलिए नेक्स्ट। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी अपने उत्पाद को बेचने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है बैंक ऑफ इंडिया के साथ। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, वो बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है अपनी बीमा को बैंक ऑफ इंडिया के काउंटर से बेचने के लिए। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में, हेडक्वार्टर मुंबई है। टैगलाइन क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सभी हाल फिलहाल के, हमको लगता है एक ही सप्ताह के अंदर की ये न्यूज है। बाकी ऑप्शन सुनिए। इंडियन ओवरसीज बैंक, ये हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसा प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी बैंक भारत की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान बैंक बन गई है? तो ये अब इंडियन ओवरसीज बैंक बन गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक जो है 50,000 करोड़ रुपए मूल्य के साथ PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा को पीछे छोड़ते हुए दूसरा सबसे मूल्यवान भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। प्राइवेट बैंकों को इसमें शामिल नहीं है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ये दूसरा स्थान पर आ गया है। तो पहले स्थान पर कौन है? सिंपल है, आप लोग जानते ही हैं, SBI है। और निजी क्षेत्र में अगर बात करें तो निजी क्षेत्र में सबसे बड़े बैंक के रूप में अभी
मूल्यवान जो बोले तो HDFC बैंक है। तो ये बात दोनों तीनों ये ध्यान रखेंगे। चलिए HDFC बैंक के बारे में एक और है न्यूज, एक दो रोज पहले का। तो कोविड-19 महामारी के दौरान डॉक्टरों द्वारा दिए गए सेवा के लिए आभार व्यक्त करने के लिए HDFC बैंक ने एक पहल की शुरुआत किया है। क्या नाम है उसका? सलाम दिल से। सलाम दिल से पहल HDFC बैंक। और ICICI बैंक ये भी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एक सुविधा लॉन्च किया है। उसका नाम है सैल्यूट डॉक्टर्स। सैल्यूट डॉक्टर्स ICICI बैंक और सलाम दिल से ये HDFC बैंक, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में फटाफट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अभी क्लास में आप बने रहेंगे क्योंकि नीचे कल ही जो है केंद्र सरकार में मंत्रियों में फेरबदल हुआ है, नए नए मंत्रियों बने हैं, तो उसका भी चर्चा हम लोग कुछ उसमें से महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। और बाकी सब जो भी रहेंगे वो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या डायरेक्टली टायर एजुकेशन के वेबसाइट गूगल में सर्च करके भी जा सकते हैं। और 8 तारीख का करंट अफेयर खोलेंगे तो वहाँ से ये मिल जाएगा। हूबहू ये सभी क्वेश्चन से जो यहाँ चर्चा हो रहा है वही वहाँ आपको टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ने को मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगा। लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए, तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हत्या उनके निजी आवास पर हुआ है? ये हो सकता है न्यूज ना बने आपके एग्जाम्स में, लेकिन जिससे संबंधित है उसके बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट है। और लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, राष्ट्रपति की हत्या उनके निजी आवास पर उतने सिक्योरिटी के बाद भी ये हो जाता है, कितनी सोचने वाली बात है ये। तो किस देश के राष्ट्रपति की हत्या उनके निजी आवास पर हुआ है? तो हैटी। हैटी की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस। और करेंसी क्या है? हैटियन ग्रोडे। आपको ऑप्शन में केवल ये मिलेगा, हैटियन नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। तो हैटियन ग्रोडे। तो ये है हैटी के बारे में। और जो है हैती के राष्ट्रपति, इनका नाम है जोवेनेल मोइस। उनका जो है निजी आवास पर कुछ अज्ञात लोगों के हमला करने के कारण मौत हो गया। चलिए, न्यूज़ में था, मैंने रख दिया है। मुझे लगता है कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया होगा, लेकिन न्यूज़ है, अपच तो करेगा नहीं, बचा लीजिए थोड़ा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग को किस मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है? तो अब जो है पब्लिक इंटरप्राइजेज को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है। अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। केंद्र में मंत्रियों का फेरबदल होने के बाद भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही हैं। एक और फैक्ट है कि निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। महिला वित्त मंत्री और पूर्णकालिक, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की 8वीं मीटिंग आभासी तरीके से संपन्न हुई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? संजय धोत्रे। संजय धोत्रे जो हैं, क्योंकि कल मंत्रालय में फेरबदल हुआ है, तो मैं देखिए यहाँ पे मैं गलती ना करूँ, इससे बचने के लिए 6 जुलाई 2021 तक जो है संजय धोत्रे केंद्र सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री थे। अब आगे इनको कौन पोस्ट मिला है या मंत्रालय इनसे छीन लिया गया है, आज हम लोग नीचे अभी देखेंगे, आप बने रहें। तो ये रहा। चलिए, हाल ही में किस मेट्रो के द्वारा भारत का पहला कैशलेस पार्किंग का उद्घाटन किया गया है? तो ये दिल्ली मेट्रो के द्वारा किया गया है। भारत का पहला है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भारत का पहला कैशलेस पार्किंग उद्घाटन किया है दिल्ली मेट्रो ने। कहाँ पे? तो दिल्ली मेट्रो द्वारा काश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है एक, वहाँ भी गए हैं कई बार, अच्छी जगह है। पर फास्टैग या UPI जो बोले आधारित कैशलेस पार्किंग की सुविधा का शुरुआत किया है दिल्ली मेट्रो ने काश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर। और दिल्ली मेट्रो ने किया है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं सब। DMRC अर्थात दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, स्थापना 3 मई 1995। सर्विस शुरू किया था मेट्रो, दिल्ली मेट्रो ने मतलब पब्लिक को मेट्रो में सेवा प्रदान करना शुरू किया 24 दिसंबर 2002 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चेयरमैन मंगू सिंह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब यही है मंत्रालय जिसका बार बार हम लोग बीच में बोल रहे थे। देखिए, सरकार में विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों में फेरबदल किया गया है, जिसकी पूरी सूची निम्न प्रकार है। आइए देखते हैं। श्री नरेंद्र मोदी, एक तो अभी प्रधानमंत्री वही बने रहेंगे और आगे भी बने रहेंगे। और उनके हाथ में कुछ मंत्रालय हैं जिसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इशूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियो, जो कि अन्य मंत्रियों के को एलोकेट नहीं किया गया है। तो वो सभी मंत्रालय अभी मोदी जी के हाथ में ही वर्तमान में है। तो ये सब उनके हाथ में है। अब चलिए, कुछ इसमें मैं पहले से टिक कर दिया हूँ कौन सा महत्वपूर्ण है। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, बाकी कुछ स्टेट्स मिनिस्टर्स हैं उसमें मैं टिक किया हूँ। तो उसकी चर्चा हम लोग फटाफट कर लेते हैं।
एक दिन के चर्चा से तो ये होगा नहीं, आप लोग PDF जो डाउनलोड करेंगे उसको कम से कम 4 से 5 दिन में एक दिन में 2 बार जरूर देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करते रहेंगे, सब धीरे धीरे याद हो जाएगा। चलिए, श्री राजनाथ सिंह, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय इनके पास ही है, अभी पहले से भी इन्हीं के पास था। अमित शाह, होम अफेयर्स, ये गृह मंत्रालय। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एक देखिए यहाँ कुछ लोग को याद आया, ये नई मंत्रालय अभी हाल ही में बनी है, सहयोग मंत्रालय, या इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बोलेंगे। ये नया मंत्रालय हाल ही में बना है, 1-2 रोज पहले की बात है ये। तो ये भी मंत्रालय अब अमित शाह के पास ही है, और गृह मंत्रालय भी अमित शाह के पास है। चलिए नेक्स्ट, नितिन जयराम गडकरी, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, पहले भी इन्हीं के पास था, अब भी इन्हीं के पास था, लेकिन इनके पास एक और मंत्रालय था, MSME मंत्रालय मिनिस्ट्री, वो अब किन्हीं और को दे दिया गया है, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, निर्मला सीतारमण, पहले भी वित्त मंत्री थी, अब भी वित्त मंत्री हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन्हीं के पास है, ध्यान रखेंगे। श्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसान और किसान कल्याण मंत्रालय इनके पास पहले था, अब भी है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, पहले भी ये विदेश मंत्रालय उन्हीं के हाथ में था, अभी भी है। श्री अर्जुन मुंडा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों के मंत्री, ये पहले भी इन्हीं के हाथ में था, अब भी इन्हीं के हाथ में है। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये पहले इन्हीं के पास था या नहीं, मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन छोड़िए पुरानी बातें। अब ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये स्मृति जुबिन ईरानी के पास है, अब यही याद रखेंगे आप। चलिए, कुछ और है, अब ये कैबिनेट मिनिस्टर ही हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, स्टेट वाले थोड़ा सा वो एग्जाम्स में कभी कभार ही पूछे जाते हैं, तो वो हम टिक कर दिए हैं। बाकी वैसे आप लोग सभी पढ़ेंगे, ये नहीं कि टिक किया गया वही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन अन्य भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, श्री पीयूष गोयल, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये नया मंत्रालय उनको मिल गया है। मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, ये सब उनको नया मंत्रालय मिल गया, और ये तो पहले से उन्हीं के हाथ में था। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, ये सब पीयूष गोयल के पास है। चलिए, श्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके पास मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये इनके पास आ गया। प्रहलाद जोशी, श्री प्रहलाद जोशी, इनके पास पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इनके पास पहले भी था, अभी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये इनके पास है। श्री नारायण तट्टू राणे, ये MSME, देखिए यहाँ मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, अर्थात MSME मंत्री ये बन गए हैं श्री नारायण तट्टू राणे। चलिए, श्री सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्टर ऑफ आयुष, ये इनको मंत्रालय मिल गया है। कौन है? श्री सर्बानंद सोनोवाल, ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उससे भी पहले वो खेल मंत्री भारत सरकार में ही थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बन गए हैं, और इनको अब केंद्र सरकार में मंत्री बना दिया गया। कौन कौन मंत्रालय मिल गया? शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्टर ऑफ आयुष, ये सर्बानंद सोनोवाल को मिल गया। चलिए, मुख्तार अब्बास नकवी, इनको माइनॉरिटी अफेयर्स, पहले भी था अभी भी है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वीरेंद्र कुमार को मिल गया है। और श्री गिरिराज सिंह, ये मिला है मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज, ये मिल गया है गिरिराज सिंह को, ये मंत्रालय इनको नया मिला है गिरिराज सिंह को, क्योंकि ये पहले मत्स्य और पशुपालन विभाग में थे, अब इनको मिल गया रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। चलिए, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इनको देखिए, इनको कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए हैं, और कैबिनेट में इनको जगह मिल गया, उतनी इनकी काबिलियत है, पहुँच तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, काबिलियत है, तभी तो केंद्र सरकार में वो भी मोदी जी ने इनको उस लायक समझा है। तो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, ये श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को मिल गया है नया। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये मिनिस्टर ऑफ स्किल बनाए गए हैं। श्री अश्विनी विष्णु, ये मिनिस्टर ऑफ रेलवे, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अब रेल मिनिस्टर कौन बन गए हैं? श्री अश्विनी विष्णु। और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये अश्विनी वैष्णव को मिल गया है, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहले, इससे पहले क्या नाम था इनका, अरे मिस कर रहा हूँ यार, याद है लेकिन मिस कर रहा हूँ, चलो ये अब इनके हाथ में चल गया है, श्री अश्विनी वैष्णव के हाथ में।
चलिए, और ये सब आप लोग पढ़ेंगे, टिक नहीं भी किए वो सब आप लोग पढ़ेंगे, टिक किए वो हम लोग देख लेते हैं। श्री किरेन रिजिजू, इनको अब मिल गया है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून व्यवस्था इनको मिल गया है। और श्री राजकुमार सिंह, मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये पहले भी इन्हीं के हाथ में था, अभी भी है। आर.के. सिंह, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं। श्री हरदीप सिंह पुरी, इनको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, ये मिल गया है हरदीप सिंह पुरी को। श्री मनसुख मांडविया, इनको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य मंत्री इसके पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे, उनसे ये मंत्रालय ले लिया गया है, अब दे दिया गया मनसुख मांडविया को। एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर भी इनके ही हाथ में है, ये मंत्रालय हालांकि इनको पहले ही इनके हाथ में था। श्री भूपेंद्र यादव, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये भूपेंद्र यादव को मिल गया है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी महत्वपूर्ण है, हालांकि मैंने टिक नहीं किया था, ये इन्हीं का। सब कुछ पढ़ेंगे आप लोग, टिक नहीं भी किया गया है, PDF डाउनलोड कर लेंगे, लिंक में दिया हुआ है, पढ़ेंगे उससे आप लोग। श्री पुरुषोत्तम रूपाला, इनको मिला है मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल एंड हस्बेंड्री डेयरिंग, ये गिरिराज सिंह के पास था पहले, अब मिल गया पुरुषोत्तम रूपाला। जी किशन रेड्डी, मिनिस्टर ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय अब चल गया इनके पास, किशन रेड्डी के पास। टूरिज्म मंत्रालय भी इन्हीं के पास चल गया। मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये भी इन्हीं के पास चल गया है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले मंत्रालय में थे, बीच में इनको कुछ दिन के लिए ब्रेक दिया गया था, फिर मंत्रालय में आ गए हैं। ऐसे पहले भी अभी भी कंटिन्यू थे वैसे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में स्टेट लेवल से। तो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, खेल मंत्रालय भी इन्हीं के पास चल गया, अनुराग सिंह ठाकुर के पास। और ये सब जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, केंद्र सरकार के द्वारा ही ये सब हैं। वेरी इंपॉर्टेंट्स ये भी हैं, आप लोग बहुत है इसमें, टोटल अभी अगर करते हैं तो बहुत समय लग जाएगा। डेली करंट अफेयर्स का ये क्लास है। ऐसा करते हैं, मंत्रालय जो भी ये नए बने हैं, मिले हैं, इसका एक स्पेशल क्लास हम जल्दी आज या कल में बनाकर आप लोग के लिए चैनल पर लाते हैं। वहाँ से PDF भी स्पेशल इसका मिलेगा, उसमें बाकी करंट नहीं रहेगा, और इसका हम लोग अच्छे से चर्चा भी कर लेंगे। तो इसको हम स्पेशल क्लास में जल्दी लेकर आते हैं। तब तक के लिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे तो रखा ही है, चर्चा कर लेते हैं, बताइएगा ज़रूर आप लोग। देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर के गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? कल ही मैंने ये क्लास कराया है, इसका चर्चा आप लोग, जवाब जो है ऑप्शन है विद्या बालन, सनी लियोन, मल्लिका शेरावत, अक्षरा पटेल, इन सभी से आप लोग परिचित हैं। इसका जवाब तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, मैं अपेक्षा करूँगा आप लोग कि इसका जवाब दें, क्योंकि कल ही कराया गया है ये। तो दोस्तों चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दोस्तों के साथ शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये रहा आज का क्लास, चलिए ऑल द बेस्ट।